Hello, my dear students. Today, beta, we are going to start our first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बेटा आज हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर बेटा, वी विल डिस्कस व्हाट इज नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद है क्या बेटा? एंड वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद क्या था बेटा? आप ये कह सकते हो कि अफेक्शन ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना, विद हिज या हर नेशन या कंट्री, कि आपके राष्ट्र के प्रति या आपके देश के प्रति आपका जो लगाव है उसे ही हम आपका राष्ट्रवाद या बेटा राष्ट्र प्रेम कहते हैं। या बेटा ये भी कह सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स नेशनलिज्म इज सिंपली लव ऑफ कंट्री विद ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, कि उसके जितने भी निवासी हैं जो उस देश के अंदर रहते हैं उनका अपने देश के प्रति जो प्रेम है या प्यार है, ठीक है ना, वो जो है उसे हम क्या कह रहे हैं? राष्ट्रवाद कह रहे हैं। तो हम बात जो करने जा रहे हैं किसकी? यूरोप की, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो बेटा यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज होंगे ना, बहुत सारे देश होंगे। तो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, विभिन्न जो देश हैं, उन देशों के अंदर कैसे धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना उभर कर आए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इंडिया का किया था। तो इंडिया के अंदर कैसे हमारे जो लोग हैं या जो पर्सनस है, पीपल है, उनके बीच में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट हुई, ये क्रिएट की, ठीक है। वही हमें इसके अंदर देखना है। पर फ्रेडरिक सारियो जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, ठीक है ना, उनकी सीरीज दी हुई है पेंटिंग्स की। तो उसमें फर्स्ट जो है आपके फर्स्ट फिगर जो है, ठीक है ना, दैट वाज गिवन इन फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर। तो उसके अंदर लिखा आपका जो प्रिंट है उन्होंने उसे नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। आप जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। आप गणतंत्र कह ले या फिर बेटा गणतंत्रों कह ले, ठीक है ना। रिपब्लिक्स है तो आपके इसमें है वो गणतंत्रों। इस नाम से उन्होंने क्या किया बेटा? ये पेंटिंग जो है वो बनाई फ्रेडरिक सारियो ने, जो फ्रेंच आर्टिस्ट है, 1848 में, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, उनको दिखाया होमेज मतलब वंदना करते हुए किसकी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। तो देखिए हम देखते हैं दिस फिगर या प्रिंट जो है शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन। इसमें यूरोप के बेटा इवन अमेरिका के भी, ठीक है ना, लोग जो है लॉन्ग ट्रेन का मतलब है लंबी कतार, ठीक है ना, और गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कि जो स्वतंत्रता, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है बेटा ये क्या आपकी स्वतंत्रता या फिर फ्रीडम जिसे आप कह रहे हो उसकी मूर्ति, ठीक है ना, प्रतिमा जिसे अगर हम हिंदी में कहते हैं। तो स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा जो है उसके सामने बेटा वंदना कर रहे हैं, वंदना करते हुए ये जा रहे हैं, ठीक है ना, स्तुति या वंदना करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्यों? क्योंकि उस वक्त बेटा आपकी मोनार्की सिस्टम रहा होगा ना, राजतंत्र था, ठीक है ना, उन्हें फ्रीडम चाहिए। आज भी हम डिमांड करते हैं किसके? स्वतंत्रता की। हर छोटी सी बात के लिए भी आवाज उठाते हैं, फ्रीडम के लिए भी। तो वैसे यहाँ पर भी है कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो प्रतिमा बनाई गई है बेटा, ये ध्यान रखना है एलेगरी के रूप में होगी। जैसे हम किसी भी एक चीज को रूपक दे देते हैं, ठीक है ना, एक मान लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल है इंडिया का, तो इंडिया में भी हमने भारत देश जो है उसको मदरलैंड के रूप में लिया था, मातृभूमि। तो ऐसे ही इन्होंने स्वतंत्रता या लिबर्टी या फ्रीडम जो है, ठीक है ना, उस स्वतंत्रता को भी एक एलेगरी बना दिया, एक रूपक के रूप में बना दिया और उसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा बना दी। तो इसलिए उसकी वंदना कर रहे हैं कि सभी को स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो मतलब जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है बेटा, उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं ज्ञानोदय की मशाल है, ठीक है ना, CBS, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड, और जो दूसरा है बेटा उसमें चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र, ये उनके दूसरे हाथ में है, कि मतलब हमें ये राइट्स भी चाहिए, स्वतंत्रता के साथ हमें ये राइट्स भी चाहिए, और ज्ञानोदय की मशाल, ये दोनों उनके हाथ में है। किसके हाथ में बेटा? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमा, जिनकी सभी जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं, अलग अलग एज ग्रुप के जो हैं, उसमें सभी एज ग्रुप के समझ लो आप, वो सभी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जिनके दोनों हाथों में आपके ये हैं। ओके राइट, देखिए द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट जो है बेटा, ये होता है निरंकुश। अब निरंकुश क्या होता है? निरंकुश का मतलब जिस पर अंकुश है नहीं, कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ऐसी सरकार है, गवर्नमेंट, या फिर ये भी कह सकते हो कि कैसा रूल या शासन, ठीक है ना, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं है, मनमाने ढंग से जो शासन करता है,
ठीक है, जिसे निरंकुश शासन कहा जाता है, या फिर रिप्रेसिव मेथड्स को वो अडोप्ट करता है, मतलब आपके दमनकारी नीतियां जो हैं वो उसके द्वारा अपनाई जाती है, तो उसे निरंकुश शासन कहा जाता है। तो उस समय मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र जो ऐसे रहा करते थे, ठीक है ना, जो इस तरह का शासन करते थे। जैसे बेटा आपकी बुक में दिया हुआ देखिए, गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट्स। नो रेस्ट्रेंट्स का मतलब जिस पर कोई अंकुश ही ना हो, ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, ठीक है ना, सत्ता के ऊपर। द टर्म रेफर्स टू फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव, ठीक है ना। और बेटा जो दमनकारी नीतियां जो हैं उनको भी अपनाती हो, या सैन्य बल पर आधारित हो, कि आपने थोड़ी सी आवाज़ उठाई या अधिकारों की मांग की तो सेना है वो आपकी आपकी आवाज़ को दबा देगी, ठीक है ना, और आपके उस विद्रोह को कुचल देगी, तो उसे कहा जाता है आपका निरंकुश। ठीक, तो देखिए निरंकुश जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, संस्थाएं थी बेटा, उन सब की रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब उनके जो अवशेष है, मतलब वो ढह गई हैं, खत्म हो गई हैं, वो सब है वो कहाँ पर, फोरग्राउंड ऑफ द इमेज। इमेज कौन सी बेटा आपकी, किसकी इमेज, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की इमेज के सामने वो सब धराशायी है, मतलब वो गिरे पड़े हैं, मतलब उनके टुकड़े या उनके जो अवशेष हैं, ठीक है ना, किन के, इन एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के, वो सब उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी या आपकी स्वतंत्रता की प्रतिमा के आगे बिखरे हुए पड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इन सोरियोस यूटोपियन विजन, देखिए वन थिंग मोर बेटा, जैसे हमने एब्सोल्यूटिस्ट किया था, ठीक है, और एक नेशनलिज्म किया, ऐसे ही ये भी है। यूटोपियन का मतलब यहाँ पर क्या है, यूटोपियन विजन का मतलब एक ऐसा विजन, मतलब एक ऐसा आइडियल सोसाइटी, एक ऐसा आदर्श समाज बेटा जिसकी कल्पना ही कर सकते हो, मतलब वास्तव में नहीं हो सकता, तो ऐसे को हम कहते हैं यूटोपियन। और शुद्ध देखिए, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो जैसे राम राज्य, कि हम मानते हैं सब लोग सुखी हैं, सबकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, ठीक है ना, तो ऐसे राज्य की कल्पना करना या ऐसे समाज की कल्पना करना, ठीक है ना, जिसमें हर चीज़ आदर्श से हो, आदर्शवादी हो। जैसे आपके इसमें दे रखा है कि इतना आदर्श कि उसका साकार होना लगभग असंभव ही नजर आता है, जिसे पूरा किया ही नहीं जा सकता। ऐसी सोसाइटी, ऐसा विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, उसे कहा गया है बेटा यूटोपियन, ठीक है ना। यूटोपियन कल्पनादर्श, मतलब इन्होंने कल्पना कर ली कि ऐसा हो, ठीक है। अब देखिए इसमें लोग जो है, पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स। अब उस मतलब एक एक करके डिफरेंट जो एज ग्रुप के या फिर डिफरेंट जो कंट्रीज के, मतलब ग्रुप में जो आपके लोग हैं, ठीक है ना, नेशंस के, वो आपके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आते हैं, किसके लिए बेटा, वंदना करने के लिए ना, बारी बारी से। उनको हम कैसे पहचानें कि ये रेफर कर रहे हैं किस कंट्री को, किस ग्रुप को, तो उसको पहचानने के लिए हम, उनकी पहचान किससे है, या तो उनके तिरंगे या उनका जो झंडा है, फ्लैग से, ठीक है ना, या फिर बेटा उनकी राष्ट्रीय पोशाकों से, कि हम राष्ट्रीय पोशाक से पहचानते हैं कि ये इस कंट्री के हैं, ये ग्रुप जो है ये इस देश का है, इससे उनके उस झंडे से पहचानते हैं, ठीक है। जैसे देखिए वी विल सी इन द फिगर, आपकी जो फिगर दिया हुआ बेटा, आप इसमें देखिए, इसमें साफ दिया हुआ है, देखिए ये आपकी क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी होगी, वन हैंड लिबर्टी जो है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, और दूसरा हाथ सेकंड जो है उसमें देखिए चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, है ना, दोनों चीजें हो गई बेटा आपकी। ठीक, अब आगे देखिए, आप कह लो शेटर्ड रिमेन्स जो है, ठीक है ना, वो गिरे हुए हैं, तो देखिए ये आप देख सकते हैं बेटा, दीज आर द shattered remains of the symbols of absolute institutions, ठीक है ना, that are live on the earth in the foreground of the image। ठीक, अब और आगे आ जाइए, हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, कि सभी को पहचाना जा सकता है उनके फ्लैग से। तो देखिए सबसे पहले क्या है, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, जो सबसे पहले इसके आगे निकल चुके हैं, ये आपके यूएसए और आपके स्विट्जरलैंड है। उसके बाद देखिए नेशन स्टेट के पास जो है ये आपके फ्रांस है, ठीक है ना, प्रतिमा के पास जो है ये आपका फ्रांस है। आइडेंटिफाई बाय द रिवोल्यूशनरी ट्री कलर, जिसे हम तिरंगे से पहचान सकते हैं, जो आपके इसके अंदर दिया हुआ है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, ठीक है ना, जो आपके देखिए जर्मनी के जो पीपल हैं वो आपके ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग लिए हुए हैं, ठीक है ना। उस समय बेटा आपका मतलब सारियो, फ्रेडरिक सारियो ने जब आपकी क्रिएट की थी ये पेंटिंग, तो उस समय आपका जर्मन जो पीपल है डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन, वो एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जैसे कि हम जर्मन यूनिफिकेशन की बात करेंगे ना आगे, तो उस वक्त एक नहीं थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की जो अभिव्यक्ति है, उनमें अलग अलग जर्मन भाषी रियासतें होती थी, ठीक है ना। लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमेरियस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू ए नेशन स्टेट
अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद देखिए, फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। अब देखो अलग अलग कंट्रीज हैं, हम इनको मैप में भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के लोग, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज ये हो गया बेटा, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सब, इन सब के लोग जो हैं ये क्या, इस सभी के लोग एक एक करके आपके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आते हैं, किसके लिए, वंदना के लिए। ठीक है, और आगे चलिए, इसी में देखिए ऊपर आपके क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, कि आपके ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। तो आपके पुराने धार्मिक सीरियल जो आते हैं तो उनके अंदर आप देखते हो कि कुछ भी नीचे युद्ध होता है या विजय होती है धर्म की या सच्चाई की, तो ऊपर से सभी देख रहे होते हैं आपके देवी देवता, है ना, फूल बरसाए जाते हैं, नहीं? तो ऐसे ही बेटा इसमें भी है। तो दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बेटा इस चित्रकार ने इसका इस्तेमाल है वो दुनिया के राष्ट्रों के बीच, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे के प्रतीक में, ठीक है ना, सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, भाईचारे के प्रतीक के रूप में उन्होंने इसमें अभिव्यक्त किया है इस चित्र के माध्यम से। तो हम इस चैप्टर के अंदर जब करेंगे तो वी विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज, ठीक है ना, विजुअलाइज्ड बाय सोरियस, जो फिगर है उसका, उस फिगर के बारे में भी, या इसके फिगर से रिलेटेड जो घटनाएं उनके बारे में भी। अब देखिए इनसे एक चीज तो आ जाती है कि इसका जो एंड रिजल्ट है ऑफ दीज चेंजेस वाज द, ये देखिए, वाज द एमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट। एमर्जेंस मतलब आपके उभर कर आए आपके राष्ट्र राज्य। अब ये भी एक टर्म होगी कि राष्ट्र राज्य क्या है, ठीक है ना, सॉरी बेटा, इन द प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप, ठीक है ना। किसमें मल्टीनेशनल डायनेस्टिक मतलब आपके जो विभिन्न, बहुराष्ट्रीय मतलब अलग अलग राष्ट्र, उसके बजाय एक राष्ट्र राज्य का उदय होना। तो नेशन स्टेट हम किस चीज से लेंगे, राष्ट्र राज्य का मतलब क्या है कि आपके सिर्फ रूलर से नहीं, कि वहाँ का जो शासक है उसके साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर भी किसी प्रकार की, ठीक है ना, सिमिलरिटीज हो, कि हम ये कह सकते हैं कि भाषा के संदर्भ में या धर्म के संबंध में या विरासत की भावना, ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ मिलता हो। जैसे देखिए, ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, कि उसके नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव हो, साझा इतिहास, ठीक है ना, या बेटा विरासत की भावना हो, मतलब वो काफ़ी मिलते जुलते हों, एक चीज़ उन सब के अंदर जो कॉमन हो, तो जिनके अंदर वो चीज़ें कॉमन है उसे हम एक नेशन स्टेट या एक राष्ट्र राज्य कहते हैं। इसका उद्भव या बेटा इसका विकास जो है, ठीक है ना, ये धीरे धीरे उभर कर आने लगी, लेकिन ये बहुत पहले से नहीं थी, ये नेताओं के प्रयासों से, ठीक है ना, या फिर संघर्षों या आम लोगों की जो भी उस वक्त एफर्ट्स थे, ठीक है ना, उन सब से धीरे धीरे निकल कर आपकी बाहर आई, मतलब फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स बेटा, या थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स कह लो, एंड यू कैन से द एक्शंस या फिर एफर्ट्स ऑफ द कॉमन पीपल कह लो, इन सब के प्रयासों से ये निकल कर आई। ठीक, तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, यूरोप में है राष्ट्रवाद जो है आपका, वो कैसे अभिव्यक्त हुआ, कैसे निकल कर आया, यही हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, योर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स एंड दिस इज वन ऑफ देम। उन 6 में से आपका ये फर्स्ट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति और आपकी राष्ट्रीय धारा जो है, मतलब राष्ट्रवाद का जो विचार है उसके बारे में, कि राष्ट्र का विचार जो है वो किस प्रकार से उभरा, राष्ट्र का विचार कैसे उभर कर आया, मतलब फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है वह कैसे वाइड स्प्रेड हुई, ठीक है ना, कैसे वो यूरोप के जो अदर कंट्रीज में भी गई। तो उसकी शुरुआत जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सबसे पहले हम जो कह रहे हैं कहाँ से हुई बेटा, फ्रांस से होती है, ठीक है ना। एंड यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है ना, वाज इमर्ज्ड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन हम कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद जिसे हम कह रहे हैं, नेशनलिज्म हम जिसे कह रहे हैं बेटा, उसकी पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो किसके साथ होती है, आपकी फ्रांसीसी क्रांति के साथ होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, जो आपकी कब हुई, 1789 के अंदर, ठीक है ना, पहली बार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके लिए कौन कौन से तरीके अडॉप्ट किए गए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, थोड़ा पीछे चलिए, मतलब अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपनी सरजमी से जुड़े रहना चाहिए, है ना, तो आप भी ना भूलिए। इसलिए आप 9th में लौट जाइए थोड़े समय के लिए मेमोराइज करने के लिए, कि 9th में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपके एक चैप्टर था, ठीक है ना, उसमें आपने किया था कि 1789 की अगर हम बात करते हैं उस वक्त, या फ्रांसीसी क्रांति जब वहाँ पर हुई थी, तो उस समय वहाँ का जो किंग था, कौन था बच्चे,
लुई 16 है ना, लुई 16 था, हम तब की बात कर रहे हैं। आपने उसमें पढ़ा था कि आपका जो स्टेट जनरल जो असेंबली है डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स, 3 पार्ट्स थे ना आपके उसमें, ठीक है ना। और 3 जो स्टेट्स, जो आपका फर्स्ट था, आपको ध्यान होगा, आपका क्लर्जी का था, सेकंड बेटा आपका नोबिलिटी का था, और थर्ड था कॉमन पीपल। तो जो थर्ड थे वही पिसते रहते थे, वही आपका टैक्स पे करते थे, टाइल या टाइथ जो भी था, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, आपको फिर से लौट जाइए उस मोनार्की सिस्टम में। तो उस वक्त जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी है बेटा, उन्होंने मेन रोल प्ले किया टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द फ्रेंच पीपल, उनको एक करने के लिए या इस धारणा जो है, इस धारणा का प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने जो तरीके अडॉप्ट किए वही है वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी होता है बेटा सामूहिक पहचान की भावना। सामूहिक पहचान कैसे, आप कहोगे सब अलग अलग ही तो दिखते हैं मैडम जी, है ना। तो यह सामूहिक पहचान का मतलब कि लोगों के अंदर ये फीलिंग आए कि दे आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन, वो एक ही राष्ट्र के अंग हैं, वो उसी के ही भाग हैं, ठीक है ना। इसलिए उन्हें सबको मिलकर काम करना है। मिलकर काम करने का मतलब सिंपल काम नहीं, मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो अपने अंदर लानी है, और मोनार्की सिस्टम जो उसको अबोलिश करना है, एंड करना, समाप्त करना है। तो यहाँ पर वो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान या अपनेपन की भावना है, उसको जागृत करने के लिए अमंगस द फ्रेंच पीपल, फ्रांसीसी लोगों के बीच में रिवोल्यूशनरीज ने इसमें मेन रोल प्ले किया, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या चेंजेस या मेजर्स जो अडॉप्ट की, जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो देखिए फर्स्ट द आइडिया ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री किसके लिए बेटा, द फादरलैंड, पितृभूमि। जैसे हम मातृभूमि कह रहे हैं ना, तो उन्होंने इसे कहा है क्या, फादरलैंड, कि ये पितृभूमि के लिए है। ले सिटियोन जो है वो बेटा सिटीजन के लिए, द सिटीजन, ठीक है ना। ये वन वर्ड जो है आपके, ये वन मार्क के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि ले सिटियोन किसको बताता है, ठीक है ना, रेफर किसको कर रहा है, तो ले सिटियोन नागरिकों के लिए है बेटा। ऐसे ही आपका ला पैट्री है वो फादरलैंड के लिए है, पितृभूमि के लिए है। तो ऐसे जो आइडियाज हैं, मतलब बेटा आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटियोन वर अडोप्टेड, ये अपनाए गए किसके लिए बेटा, उस फीलिंग को ही क्रिएट करने के लिए ना, ठीक है ना। एम्फसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत, कि सबको बराबर अधिकार मिले, इसलिए इन विचारों को अपनाया गया, इनके ऊपर आप ये कह रहे हो इनको महत्व दिया गया या दबाव बनाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एंड न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्री कलर, तिरंगा जो है वो आपका लाया गया, मतलब नया झंडा जो है, नया फ्रांसीसी झंडा, ठीक है ना, रिप्लेस किया गया किसको, आपका जो रॉयल फ्लैग था, जो शाही ध्वज था, उस ध्वज को हटाया गया और उसकी जगह आपका नया लाया गया, ठीक है। द स्टेट जनरल वाज रिप्लेस्ड, स्टेट जनरल जैसे हमने बताया था 3 कैटेगरीज थी, तो उसके स्थान पर बेटा अब आपकी क्या आ गई है, नेशनल असेंबली, उसका चुनाव किया जाने लगा। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, और उसको रीनेम्ड कर दिया गया किससे, नेशनल असेंबली से, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, नेम हिम्स वर कंपोज्ड, नई स्तुतियां रची गई, ठीक है ना, शपथें भी ली गई, और उसका मतलब शपथ लेना, जैसे हम कहें कि वचन दो या शपथ लो आप ऐसा नहीं करेंगे, अच्छा ही काम करेंगे, तो शपथें भी ली गई, ठीक है ना। उसके साथ में क्या, मार्टियर्स कमेमोरेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, जो शहीद थे क्रांति के अंदर जो हो रहे थे, उन शहीदों का गुणगान भी किया गया। ये सब किसके नाम पर, राष्ट्र के नाम पर किया गया, ठीक है ना, उनके देश के नाम पर किया गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाज पुट एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सारे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वाज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज, एक समान कानून ला दिए गए, और उनके अंदर नाप तोल की भार की प्रणाली भी सेम रखी गई। उसको क्या कर दिया गया, प्रशासनिक जो है उसको केंद्रीकृत कर दिया गया, ठीक है ना। और फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म का मतलब सबके लिए बराबर कानून, जो भी सिटीजन्स हैं सबके लिए बराबर कानून, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, और जितनी भी आपके डायलेक्ट्स थी, डायलेक्ट्स मतलब बोलियां जो आसपास थी बेटा, उन सब को अबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया गया। उस वक्त पेरिस के अंदर जो फ्रेंच बोली जाती थी, ठीक है ना, पेरिस में उस वक्त फ्रेंच भाषा का जो रूप था उसी को ही उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एज ए नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एबोलिशमेंट ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, ये होता है आयात निर्यात के ऊपर जो कर लगाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है, उसको आपको समाप्त कर दिया गया है, देखिए। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, और आपकी एक समान, ठीक है ना, तरीके अडॉप्ट किए गए, किसके, भार के या नाप तोल के, अलग अलग जाते हैं तो वो चेंज हो जाता था, ठीक है ना। ऐसे ही आपके जो आयात निर्यात, ये ड्यूटीज एंड ड्यूज है, इनके ऊपर ये कर भी बहुत जाता था, इनको भी समाप्त किया गया, भार का समान पैमाना लाया गया, नाप तोल की एक समान प्रणाली जो है उसको अडॉप्ट किया गया। या जो है उनको क्या, आपके
एबोलिश करना, डायलेक्ट्स को और आपकी फ्रेंच लैंग्वेज को अपनाना, रॉयल फ्लैग को हटाकर आपका ट्री कलर लाना, नेशनल असेंबली है वो इलेक्ट करना, बहुत सारे चेंजेस किए। इसके साथ साथ जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अश्योर भी किया लोगों को कि ये उन्हीं की ही ड्यूटी है, ठीक है ना, कि वो इसी नेशन जो आइडिया है इस आइडिया को वाइड स्प्रेड करें, ठीक है ना, अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप के बाकी हिस्से जो हैं उन हिस्सों के अंदर भी वो इन्हीं विचारों को लेकर आएंगे, ठीक है ना, और लोगों को स्वतंत्र कराएंगे। इस आइडिया को उन्होंने क्या किया बेटा, डिक्लेयर कर दिया, मतलब उन्होंने डिक्लेयर किया इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म। फ्रॉम डिपोटिज्म का मतलब है निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाएंगे यूरोप के बाकी देशों को भी, ठीक है, और मुक्ति दिलाने के अंदर वो वहाँ के जो भी लोग हैं डिफरेंट कंट्रीज के वो उनकी हेल्प भी करेंगे, हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम इंडिपेंडेंट या टू बिकम नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य बनने में वो उनकी मदद करेंगे। अब इतना कह देने के या इतना करने के बाद बेटा डिफरेंट जो आपके कंट्रीज हैं उनके अंदर भी आपके जो स्टूडेंट्स थे या फिर एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, मतलब पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग और विद्यार्थी जो है इन्होंने अपने अपने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। और 1790s तक आते आते ऐसे ही बहुत सारे जो अलग अलग जगह थी वहाँ पर आपकी यही नेशन स्टेट की जो आइडिया था ये आपका वाइड स्प्रेड होने लगा अब्रोड, मतलब विदेशों में या हर जगह पर आपका जाने लगा। इसका मतलब अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हो गया है। कहाँ से शुरू हुआ? फ्रांस से शुरू हो गया। होलैंड है या बेल्जियम है या स्विट्जरलैंड है या मच ऑफ इटली इन 1790s, इनके अंदर भी उनके लिए रास्ता तैयार हो गया क्योंकि लोगों ने खुद इसी धारणा को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया नेशन स्टेट की, ठीक है ना, राष्ट्र राज्य की उदय की कल्पना करने लगे वो। इसलिए फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। अब वो इस राष्ट्रवाद या आप ये कह सकते हो बेटा कि राष्ट्रीयता की जो धारणा है इस विचार जो है इसको विदेशों में भी ले जाने लगी, ठीक। अब देखिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नेपोलियन का। लेट्स मीट टू नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, अब हम इनसे मुलाकात करते हैं। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है बेटा 1769 to 1821 इसका फ्रांस के अंदर जब आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 है वो इनकी एंट्री होती है, परंतु 1999 से और बेटा आपकी 1814 और 15 तक ये वहाँ के रूलर रहते हैं, शासक। और फ्रांस में शासक बनने के साथ साथ बेटा ये डेमोक्रेसी का एंड भी करते हैं एंड री इंट्रोड्यूस्ड मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र को फिर से लेकर आते हैं, मतलब बहाल करते हैं। कहाँ पर? फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस में भी और फ्रांस के साथ जो एरियाज थे एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्रांस, ठीक है ना, दैट रूल्ड बाय या गवर्न बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, देखिए इन्होंने बेटा क्या किया, काफी सारे सुधार किए फ्रांस में, हालांकि वो पहले भी वो किए जा चुके थे, परंतु राजतंत्र मोनार्की सिस्टम लाने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने और बहुत सारे सुधार भी किए। किस चीज़ के लिए बेटा? कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट, ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए अपने प्रशासनिक शासन को, ठीक है ना, किसने? फ्रांस में। एंड द एडजॉइनिंग पार्ट या टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम, उसके द्वारा जो क्षेत्र थे जिस पर उसका शासन था उन सब में भी। लेकिन आपको जो लर्न रखनी है नेपोलियनिक कोड, जिसे नेपोलियन संहिता या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 की नागरिक संहिता कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सिविल कोड ऑफ 1804 जो उसी का दूसरा नाम क्या था? नेपोलियन कोड, या इसी का ही नाम हो गया बेटा सिविल कोड ऑफ 1804। तो इस 1804 जो सिविल कोड थी इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो रिफॉर्म्स या जो चेंजेस किए शासन को कुशल या अच्छा बनाने के लिए, तो वो चेंजेस क्या थे? देखिए लेट्स डिस्कस फर्स्ट बेटा, ही डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार थे, प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, आपने 9th क्लास में किया था ना कि जन्म के आधार पर ही अधिकार मिल जाते हैं। जैसे आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स जो थे, आपके द क्लर्जी था या नोबिलिटी जो थे ना, उनको अपने आप अधिकार था कर लेने का, ठीक है, बिना कुछ किए। तो वो चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि आपकी यहाँ भी यहाँ भी प्रिविलेज बेस्ड और मतलब यहाँ पर विशेषाधिकार, जन्म के आधार पर या जन्म ना विशेषाधिकार जो थे उनको इन्होंने समाप्त कर दिया। अच्छा है क्या ना, एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए और फिर अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सब हैं जो बराबर हैं। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आपके संपत्ति के अधिकार को इन्होंने सुरक्षित किया बेटा। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, और आपके प्रशासनिक जो विभाजन थे उनको भी सरल किया, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा इनके जो भी और इनके अंडर एरियाज थे, टेरिटरीज थे, इसके साथ लगते हुए, जैसे हमने अभी बात की थी ना, फ्रांस के साथ साथ स्विट्जरलैंड है, इटली है और जर्मनी है,
ठीक है ना, या डच रिपब्लिक है, इनके अंदर भी इन्होंने क्या यही सारी जो पॉलिसीज है, मतलब ये कोड, ठीक है ना, वाज एक्सपोर्टेड टू दीज रीजन्स, इन रीजन्स के अंदर भी यही नीतियां, यही रिफॉर्म्स है वो लेकर आए, मतलब लागू की उन्होंने ये भी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, एबोलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड सर्फडम। फ्यूडल सिस्टम सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त किया, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते, भूमि के वो स्वामी होते थे और जो काम करवाते थे जिनसे उन्हें सर्फ कहा जाता था। सर्फ का मतलब यहाँ पर क्या, भूदास, और सर्फडम हो गया बेटा भूदासत्व से मुक्ति दिलानी। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना आपके इंडेंटेड लेबर की तरह, बॉन्डेज लेबर है या फिर बंधुआ मजदूर है, तो उस तरह से वो दासत्व से मुक्ति दिलाई, फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया। ठीक है, रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड्स इन टाउन्स। शहरों के अंदर जो श्रेणी के आधार पर कारीगर बटे हुए थे कि ये फर्स्ट कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का है, तो ऐसे ही कारीगरों के जो श्रेणी संघ थे, ठीक है ना, कि श्रेणियों में बांट देना कि इसमें आते हैं और ये इसमें आते हैं, उनके जो नियंत्रण थे उनको भी समाप्त कर दिया, जिन्हें गिल्ड्स कहा जाता था। अब यहाँ पर काम कैसे होगा, एबिलिटी के अकॉर्डिंग, सक्षमता के आधार पर होगा, कि श्रेणी में पहले से विभाजन नहीं किया गया कि उच्च श्रेणी का है और ये निम्न श्रेणी का है, उनको समाप्त कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, ये बेहतर बनाया गया ताकि आसानी से ट्रेड हो सके, ठीक है ना, आयात निर्यात है वो भी हो सके। और इसके साथ साथ बेटा यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट, समान कानून, ठीक है ना, और स्टैंडर्डाइज वेट मतलब एक समान मानक भार, अलग अलग जगह माप तोल अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा, ठीक है ना, नाप तोल के या मापदंड के पैमाने एक जैसे रहेंगे, ठीक है ना, एंड कॉमन नेशनल करेंसी, और एक ही आपकी मुद्रा रहेगी, जिससे कि आसानी से आप व्यापार कर सके। ये सब चीज़ें हैं, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस की। तो इससे जो नई बिजनेस क्लास है, जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो आपके व्यापारी हैं, ठीक है ना, उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ बेटा। तो आपके पीजेंट्स हैं या आर्टिशंस हैं या आपके वर्कर्स हैं या फिर आपकी न्यू बिजनेसमैन क्लास, ठीक है ना, यहाँ पर कौन आगे, सर्वडम में आपके पीजेंट्स है, किसान, ठीक है ना, जो फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते थे भूदासत्व की तरह। श्रेणी के अंदर आपके कौन सा आगे, कारीगर आगे, तो वर्कर्स आगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और उसमें हम बात करें तो आपके कौन सा आगे, ट्रेड या ट्रेडर्स या फिर बिजनेसमैन आगे। तो बेटा ये सभी जो थे, इनको इस नए सिस्टम से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, है ना। एंड एंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम, इन्होंने एक नए आजादी का स्वाद चखा। बिजनेसमैन ने स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स in particular began to realize that uniform laws या standardized weights and measures and a common national currency facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। अब उनके लिए आसान हो गया, अब बहुत बढ़िया भी हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन बेटा हर चीज़, या हम बात करते हैं हर अच्छा या बुरा साथ साथ ही चलते, तो यहाँ भी वही हुआ कि कुछ चीज़ें अच्छी होती तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होती है। देखो कितना भी अच्छा हो, पर था तो मोनार्की सिस्टम ना, राजतंत्र ही था, और लोग जो है वो क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी ना, वो डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे थे। तो देखिए ये सब आ जाने के बाद भी ऐसे अनुपात था कि बहुत सारे जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। अच्छा भी लग रहा था, परंतु उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, क्योंकि हम बात कर रहे थे मोनार्की सिस्टम ही था, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने फ्रेंच ट्रूप्स का, फ्रेंच आर्मीज का स्वागत तो किया हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में, स्वतंत्रता का तोहफा लाने वालों के रूप में, परंतु उनके साथ साथ उनकी जो समस्याएं थी लोगों की, जो उन्हें पसंद नहीं आता था, वो भी था। कैसे कि उनका ये उत्साह जो है, उनकी जो एंथुसियाज्म जो था, ठीक है ना, ये धीरे धीरे ही टर्न टू हॉस्टिलिटी, दुश्मनी में बदल गई। और बेटा वो क्या थी, देखो इसमें कि क्या चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई थी, कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक आज़ादी नहीं थी। क्या समस्याएं थी, इंक्रीज टैक्सेशन, कर बढ़ गए थे। सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब होता है कि अभिवेचन व्यवस्था, जो उस पर कंट्रोल करना, मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने व्यूज़ को, गवर्नमेंट सरकार के द्वारा आप पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, मतलब कुछ भी नहीं एक्सप्रेस, अपने व्यूज़, अपने जो आइडियाज़ उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो एक तो आपका ये सेंसरशिप हो गया, इंक्रीज टैक्सेशन हो गया सेकंड। फिर थर्ड था बेटा फोर्स, मतलब जबरदस्ती भर्ती करना, किसके लिए, आर्मी को इंक्रीज करने के लिए, ट्रुप्स को या टुकड़ी को बढ़ाने के लिए। तो ये भी था आपका एक कि फोर्स रिक्रूटमेंट था, इसलिए जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे। तो रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए। तो ऑल सीम्ड टू ओवरवेट द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। और ये जो 3-4 चीज़ें थी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, ये जो है नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगा था, कि उन्हें लग रहा था उन्हें एक्सप्रेशन चाहिए ना, फ्रीडम चाहिए टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ आइडियाज़। ज़बरदस्ती सेना में भर्ती ना किया जाना चाहिए, टैक्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं उनको कम किया जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी लोगों की, कि एक तरफ रिफॉर्म्स पसंद आ रहे थे, अच्छे भी लग रहे थे, दूसरी तरफ ये प्रतिक्रिया भी थी। बेटा आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, ये आपका पूरा हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सेकंड करने के लिए।
ठीक है, फ्रेंच हिस्ट्री आपने देख ली है, कुछ आपने 9th में देखी थी बेटा, अब हमने कुछ आपके अभी कर दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए।